कहा वो क्या है? कहा वो ये है कि आप लोग एक आमदनी जानो कि जब कोई मकान किराए पर होता है तो उसमें दो समस्याएं कभी कभी आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि एक ही मकान में दोनों समस्याएं आ जाएं, लेकिन दो समस्याएं होती हैं, वो आती हैं। का पहली समस्या क्या है? का पहली समस्या यह है कि मकान मालिक लोग यह कहते सुनते पाए जाते हैं कि अरे मेरा मकान 12 महीने किराए पर कहाँ था, 3 महीने तो खाली ही था अप्रैल मई जून में। तो एक समस्या तो यह एक्सप्लेन किया जाता है किसके द्वारा? हाउस लॉर्ड के द्वारा, कि मेरा मकान पूरे वर्ष में 3 महीने वैकेंट था। कहा अच्छा। कहा और कभी कभी कुछ मकान मालिक ये भी कहते सुनते नजर आते हैं, दलील देते हैं कि मेरे मकान में हरारे जी रहा करते थे, 2 महीने का रेंट नहीं दिए और घर भाग गए। इसका मतलब है किराया डूब गया। इस तरीके की भी बयानबाजी लोग कहते सुनते पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है कि मकानों के सामने दो समस्याएं हैं और यही दोनों समस्याएं मकान मालिकों के लिए ब्रह्मास्त्र भी हैं। इनका प्रयोग वो बहुत करते हैं, झूठ मूठ में करते हैं। अच्छा, इसको सिद्ध करने के लिए इनकम टैक्स बोर्ड के पास कोई टेक्निकल सिस्टम भी नहीं है कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। ये बातें मकान मालिक की इनकम टैक्स बोर्ड को मानना ही पड़ता है, क्योंकि इसके लिए उसके पास कोई ऑडिटिंग सिस्टम है नहीं अभी तक। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि हाउस इज लेट आउट। कहा मकान किराए पर है, कहा यस। और ये मकान मालिक बढ़िया आदमी है, कह रहा है कि विदाउट वैकेंसी पीरियड का भैया मेरा मकान कभी खाली नहीं था। और क्या कह रहा है? कहा न ही मेरा रुपया अर्थात किराए का रुपया डूबा ही है। अर्थात मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ऐसे मकानों की ग्रास एनुअल वैल्यू क्या होगी जो 12 महीने किराए पर है, 12 महीने का किराया मिला भी है, न ही वर्ष में कभी खाली थे और न ही एक भी रुपया किराया डूबा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत है। इसलिए ए हाउस इज लेट आउट, ये कंडीशन आप फुलफिल करें, फिर नंबर 1 भी फुलफिल करें, तभी ये नियम क्रियाशील होगा कि मकान न ही कभी खाली रहा हो और न ही किराया डूबा हो। नाइदर वैकेंसी पीरियड नॉर अनरियलाइज्ड रेंट। देखो मैंने फिर कोलन लगाया है, यहां भी कोलन लगाया। और आप जानते हैं कि जब मैं कोलन लगाऊं तो आप समझ जाएं कि अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी फिर इसके अंदर कोई नौटंकी होगी। कोलन लगने का यही मतलब होता है, कभी इसके आगे टीचर बोलने वाला नहीं है, अभी इसके अंदर कोई बात और होगी। कहा अब इसके अंदर क्या है? अगर मैं इसके आगे कहने वाला होता तो ऐसे लिखता, इसके आगे कहने वाला होता तो ऐसे लगाता, लेकिन जब ये न लगा हो इसका मतलब अभी कहा नहीं जाएगा, अभी और क्लासिफिकेशन होगा। कहा चलो भाई मान लेते हैं। तो पहला ए मकान किराए पर है, फिर नंबर 1 किराए पर है और मकान कभी न खाली था न किराया डूबा है। कहा फिर क्या अंदर डिवीजन होगा? कहा देखो यहां लिखा था, यहां लिखा था, मैं यहां लिख रहा हूं ए अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट 1972। कहा ये क्या कहानी आ गई भाई, कौन सी आफत आ गई?
अब इसका मतलब इस कंडीशन को हाउस फुलफिल करे, फिर इस कंडीशन को फुलफिल करे, फिर इस कंडीशन से बिलोंग करे। कहा ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? कहा ऐसा मकान तो इस तरह से हम लोग जब इन तीनों शर्तों को ए को, वन को, ए को फुलफिल करेंगे तो हमारा नियम एक्टिवेट होगा। चलो मैं मान लेता हूं कि ये कंडीशंस फुलफिल हो गई, तीनों कंडीशन ए, वन, ए, ये तीनों की तीनों फुलफिल हो गई। तो क्या होगा? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? थोड़ी सी बात समझ लें। रेंट कंट्रोल एक्ट, भारत सरकार ने रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया। यह एक्ट अभी भी हिंदुस्तान में सारे शहरों पर क्रियाशील नहीं है, कुछ शहरों पर ही यह एक्टिवेट हो पाया था। और सरकार का कहना यह था कि मकान मालिक लोग मनमाना किराया वसूल न करें। लेकिन यह एक्ट बहुत सक्सेस नहीं हुआ, राइट है। तो आप ये मान के चलो कि ऐसे शहर, ऐसी सिटीज जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, और एक होता है ऐसे शहर जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। तो अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? राइट है। तो यहां मैंने लिखा ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल टू which ever is more in फॉलोइंग में क्या है? म्यूनिसिपल रेंट, ये रोमन में लिखा है, फेयर रेंट एंड एक्चुअल रेंट, ये तीन रेंट हैं। जो सबसे अधिक होगा उसे हम लोग देख लेंगे, और इसे हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फर्स्ट स्टेप। अब हम यहां लिखेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में यह है फिर से which ever is more, यहां दो चीजें, एक्चुअल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में जो अधिक हो, और फिर मैंने लिखा थर्ड स्टेप, और इसको लिखा मैंने which ever is less in above, कहा उपरोक्त में जो कम हो। सपोज कीजिए आपके हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू 1,50,000 रुपए बताई गई, ₹1,50,000 पूरे मकान की। फेयर रेंट इसका बताया गया 180।
एक्चुअल रेंट बताया गया 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में कौन अधिक है? कहा इन तीनों में तो 2 लाख रुपए अधिक है। कहा अच्छा, फर्स्ट 2 लाख। कहा सेकेंड में कौन अधिक है? देखिए एक्चुअल रेंट 2 लाख है, यहां भी तो 2 ही लाख होगा ना, 2 लाख रुपए। स्टैंडर्ड रेंट है 2,30,000 रुपए। तो इन दोनों में कौन अधिक है? 2,30,000 रुपए। अब इन दोनों में कौन कम है? कहा इन दोनों में जो कम है वो है 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे मकान जो अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट हैं उनका डिटर्मिनेशन इस 3 तरह के सिद्धांतों से होगा। और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? ग्रास एनुअल वैल्यू कवर कर रहा है आपका 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपको इस तरह से ये चीज समझनी होगी। तो शर्त आपको दिखाई दिया। शर्त क्या थी? कि हाउस किराए पर होना चाहिए। दूसरा, वह हाउस किराए पर हो लेकिन कभी वैकेंट ना हो और कुछ भी किराया डूबा ना हो। और तीसरा, क्या वह हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है? यदि हाँ तो यही नियम लागू होंगे। आप कहेंगे सर कैसे हम ये जानेंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके कि हाउस अंडर एक्ट है? क्या लिखा होगा? कहा यह लिखा होता है और एक संकेत भी है। इफ स्टैंडर्ड रेंट of the house property is given in the question, it means your house under the rent control act। तो बड़ी साफ समझदारी है कि अगर स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया है तो इसका मतलब हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट में आता है, और अगर न दिया हो तो रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है। तो कहानी बड़ी साफ है। तो इस तरह से आप इस मकान को या ऐसे मकानों की ग्रास एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं कहां बढ़ा रहा हूं? ए। अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो मेरी अगली हेडिंग बनेगी बी। राइट है? तो मैं हेडिंग बी लिख करके आज का क्लास यहीं छोड़ देता हूं। कल मैं यहीं से स्टार्ट होऊंगा। तो आप में ये थोड़ा सा रिमाइंड कराएंगे कि आप कहाँ पहुँचे हुए हैं। वैसे मुझे तो याद ही रहता है कि मैंने कहाँ तक कौन सी बात बोल रखी है। तो एक बात आपको ध्यान देना है, ये टॉपिक बहुत कैलकुलेशन का नहीं है, परंतु प्रूडेंस की जरूरत है। आपको लॉ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको भूलेगा तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन तो बड़ा सिंपल है। मैंने क्या कैलकुलेशन किया? अरे भाई इसमें जो तीनों में सबसे अधिक था उसको उठा लिया, इन दोनों में जो अधिक था उसको उठा लिया। तो फर्स्ट स्टेप का 2 लाख, सेकेंड स्टेप का 230 और तीसरे स्टेप में कह रहा जो दोनों में कम हो तो मैंने उसे लिख लिया। तो कहाँ कैलकुलेशन मैंने कुछ किया? सब कुछ सोचने की जरूरत है। अगर इन बातों में गलती आपसे हो जाएगी तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो आपको समझना है कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो अभी आपने क्या सीखा? ऐसे मकान जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं उनकी ग्रास एनुअल वैल्यू क्या होगी। अब मैं इसमें ए के बाद बी पढ़ाऊंगा, है कि नहीं? अब बी में
फिर ऐसे मकान होंगे जो रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आते, द हाउस विच आर नॉट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, वेरी वेरी थैंक्स। और आज का क्लास यहीं पे राम देते हैं, शेष बातें कल होंगी।